12 मार्च 1993 मुंबई की सड़कों पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बाजार खुले थे और शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में दौड़ रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में यह शहर इतिहास के सबसे भयावह हमलों में से एक का गवाह बनने वाला है। इस कहानी की शुरुआत उस दिन से नहीं होती, बल्कि उससे कई हफ्ते पहले, जब भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को एक अजीब सी जानकारी मिलनी शुरू हुई। विदेशों में फैले तस्करी नेटवर्क अचानक असामान्य तरीके से सक्रिय हो रहे थे। दुबई, कराची और भारत के पश्चिमी तट के बीच कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थीं। सोने और इलेक्ट्रॉनिक सामान की जगह अब बात हो रही थी कुछ और खतरनाक चीजों की। रॉ के कुछ अधिकारियों को शक होने लगा कि यह सिर्फ तस्करी नहीं है, कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े एजेंसियों तक पहुंचने लगे। बताया गया कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ भारतीय अपराधी अंडरवर्ल्ड के जरिए विदेश ले जाए गए थे और वहां उन्हें हथियारों और विस्फोटकों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन सबके बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था, दाऊद इब्राहिम। दाऊद का नेटवर्क पहले से ही तस्करी की दुनिया में बहुत बड़ा था, लेकिन अब उसके नेटवर्क का इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए किया जा रहा था। खुफिया इनपुट यह भी बता रहे थे कि समुद्र के रास्ते भारत में कुछ संदिग्ध सामान लाया जा सकता है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों, खासकर रायगढ़ के पास गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही थीं, लेकिन खुफिया जानकारी हमेशा साफ नहीं होती। वह अक्सर अधूरी होती है, बिखरी हुई होती है और कई बार समझना मुश्किल होता है कि असली खतरा क्या है। इसी बीच जनवरी और फरवरी 1993 में कुछ रिपोर्ट्स अलग अलग एजेंसियों तक पहुंची। इनमें कहा गया था कि भारी मात्रा में RDX जैसे सैन्य विस्फोटक भारत में तस्करी के जरिए लाए जा सकते हैं। उस समय भारत में RDX लगभग अनसुना था। पुलिस और स्थानीय एजेंसियों को इस तरह के विस्फोटक का अनुभव भी नहीं था। कुछ जगहों पर छापे भी पड़े, कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, लेकिन उस बड़े नेटवर्क का पूरा सच अभी भी परछाई में छिपा हुआ था। फिर आया 12 मार्च 1993 दोपहर के करीब 1:30 मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में धुआं, मलबा और चीखें पूरे इलाके में फैल गईं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले 2 घंटों में एक के बाद एक शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाके होने लगे। एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, होटल सी रॉक और कई अन्य जगह। कुल 12 धमाके। मुंबई जो कभी रुकती नहीं, उस दिन जैसे थम गई। सैकड़ों लोग घायल हुए और 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह भारत के इतिहास का पहला ऐसा हमला था जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में RDX का इस्तेमाल हुआ था। जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे परतें खुलने लगी। पता चला कि विस्फोटकों को समुद्र के रास्ते महाराष्ट्र के तट पर उतारा गया था, फिर उन्हें ट्रकों और कारों के जरिए मुंबई तक पहुंचाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में अंडरवर्ल्ड, तस्करी नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय साजिश का जाल शामिल था। और तब एक सवाल बार बार सामने आने लगा, क्या यह हमला पूरी तरह अचानक था या इसके संकेत पहले से मौजूद थे, जिन्हें शायद पूरी तरह समझा नहीं जा सका। खुफिया एजेंसियों के पास कुछ इनपुट जरूर थे, संदिग्ध गतिविधियों की खबरें भी थीं, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सब मिलकर इतने बड़े हमले में बदल जाएगा। क्योंकि खुफिया दुनिया में सबसे कठिन काम होता है अधूरी जानकारी से आने वाले खतरे को पहचानना। 1993 के मुंबई ब्लास्ट ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद खुफिया समन्वय, आतंकवाद विरोधी कानून और सुरक्षा ढांचे पर बड़े फैसले लिए गए, लेकिन इतिहास आज भी उस दौर की फाइलों में एक सवाल छोड़ जाता है,